गुड मॉर्निंग बच्चे। बेटा आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने लगे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको याद हो तो हमने ओडीआई पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो ओडीआई चैप्टर है इट इज समवेयर रिलेटेड टू फेमा। याद है हम बार बार एक बात बोलते हैं ना कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में फेमा भी आता है, इसमें एफसीआरए भी आता है, इसमें एफटीपी भी आता है, इसके अंदर एसईजेड भी आता है, इसके अंदर ओडीआई भी आता है, इसके अंदर एलआरएस भी आता है। यस और नो? तो क्या मैं कह सकता हूं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का ही एक एडिशनल विंग है। यस और नो? राइट। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की तो ये चैप्टर हमारे मॉड्यूल में किस नाम से दिया हुआ बच्चे हम याद करें तो इस चैप्टर का नाम दिया गया ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। याद आ रहा है कुछ? इस चैप्टर का नाम क्या है? ओडीआई एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर देयर आर 13 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने रिवाइज करने हैं। राइट। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ने से आज की रिवीजन क्लास से पहले, बिकॉज ये रिवीजन क्लास है इसका मतलब आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत पहले नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है और आपको थोड़ा बहुत आता है। राइट। सबसे पहली चीज कह रहा है इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था कि सर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एफडीआई का उल्टा होता है। एफडीआई में होता है बाहर के प्लेयर्स इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओडीआई में इंडिया के प्लेयर बाहर जा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। यस और नो? और सर जनरली जब हम बात करते हैं कि इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं तो वो जनरली किस फॉर्म में करते हैं? या इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर या इन द फॉर्म ऑफ होली ओन्ड सब्सिडीज। ये बात हमें पता है कि एक इंडियन एंटाइटी इंडिया के बाहर या तो जेवी या डब्ल्यूओएस के थ्रू इन्वेस्ट करती है ज्यादातर केसेस में। राइट। क्लियर है जी ये बात? देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज इंडियन एंटाइटीज जो है वो जॉइंट वेंचर या डब्ल्यूओएस के थ्रू इन्वेस्ट करती है इन ओवरसीज। राइट। इंडियन एंटाइटीज ओवरसीज में जाएंगी तो कैसे इन्वेस्ट करेंगी? इधर थ्रू जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडीज। यहां पर कहता है एक चीज सुनेगा ध्यान से, कहता है जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी का क्या मतलब है? सुनेगा ध्यान से। या तो इंडियन कंपनी बाहर जाके अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी खोलेगी तो इंडियन कंपनी होल्डिंग हो गई और बाहर वाली क्या हो गई? होली ओन्ड सब्सिडरी जिसमें 100% शेयर इंडियन कंपनी के। यस और नो? जवाब दो। क्लियर है ये बात? और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है एक इंडिया की कंपनी है और एक दुबई की कंपनी है, दोनों ने मिलकर यूरोप में एक कंपनी खोल ली तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक जॉइंट वेंचर हो गया इंडियन कंपनी का और दुबई वाली कंपनी का? यस और नो? तो सर इंडियन कंपनी जब इंडिया के बाहर जाती हैं तो वो अपना बिजनेस करती है इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएस और जॉइंट वेंचर्स। एम आई क्लियर विद दैट? क्लियर है सबको? अब देखिए कहता है सर एक बात बताइए, जब इंडियन कंपनी बाहर जाएगी, सुनिएगा बड़े ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इंडियन कंपनी जब बाहर जाएगी तो बाहर जाके बिजनेस करेगी, हाँ या ना? और जब बाहर जाके बिजनेस करेगी तो बाहर जाके जब बिजनेस कर रही है तो किस फॉर्म में वो इन्वेस्टमेंट कर रही है? जब इंडियन कंपनी बाहर जा रही है तो वो किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रही है? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्मेट में हो सकती है? क्या रिलायंस कंपनी एप्पल कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका बिजनेस क्या है? इन्वेस्ट करना। क्या वो इंडिया के बाहर एप्पल के या अमेजॉन के शेयर्स खरीद सकती है, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीद सकते हैं? यस और नो? तो मतलब इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है, सच इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। यस और नो? और सच इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सीसीबीएस, कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ या ना? जो कल को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एम आई क्लियर बच्चे? तो इसका मतलब ये कि पहला पॉइंट कह रहा था कि इंडियन एंटाइटीज इंडिया के बाहर जाती हैं तो वो जेवी या डब्ल्यूएस के फॉर्म में काम करती है। कहता सर जब ये काम करती है या इंडियन कंपनी जब इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करती है तो किस तरीके से वो पैसा लगाती है? कहता वो इक्विटी खरीद सकती है, वो कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकती है, या कहता वो लोन और गारंटी की फॉर्म में भी काम कर सकती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा इधर प्लीज ऑल ऑफ यू। क्या इंडियन कंपनी किसी बाहर की कंपनी को लोन दे सकती है? मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक है मुकेश अंबानी, उनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो यूरोप में लंदन में रहते हैं जिनका नाम है एलन मित्तल, लक्ष्मी नारायण मित्तल, जिनको स्टील किंग बोला जाता है। ठीक है। अब अंबानी साहब की रिलायंस कंपनी ने एलन मित्तल साहब की स्टील कंपनी को लोन दे दिया तो इसका मतलब क्या इन्होंने वहां इन्वेस्ट करा या ये फाइनेंशियल कमिटमेंट का पार्ट हो गया? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना, लोन दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। यस और नो? तो कहता है ओडीआई के अंदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। याद रहेगी ये बात? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सुनिएगा ध्यान से। इज इट पॉसिबल कि इंडियन कंपनी है रिलायंस और रिलायंस की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है यूरोप में? ठीक है। रिलायंस होल्डिंग कंपनी और यूरोप में उनकी एक सब्सिडरी कंपनी, सिंपल सी बात है। अब जो यूरोप में उनकी सब्सिडरी कंपनी है वो नई नई कंपनी बनी है, उसकी अपनी कोई गुडविल है नहीं, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा।
लेकिन उसकी होल्डिंग कंपनी रिलायंस है। क्या रिलायंस बोल सकती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट दो, गारंटी मैं लेता हूं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा? मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की बेटर परफॉर्मेंस की गारंटी ले रही है, हाँ या ना? सब्सिडरी कंपनी को कोई नहीं जानता, सब्सिडरी कंपनी के फेवर में इंडिया वाली होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? परफॉर्मेंस की, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की गारंटी ले रही है। यस और नो, हाँ या ना? सर अगर ये लंदन वाली कंपनी ने आपको नहीं दिया ऑयल, तो हमारी इंडिया वाली जो RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आपको ऑयल सप्लाई कर देगी। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी आप ज्यादा से ज्यादा कितनी ले सकते हो? 50% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर कॉन्ट्रैक्ट है मान लो फॉर एग्जांपल कि हम 1 साल में 1 लाख लीटर पेट्रोल सप्लाई करेंगे, तो इंडिया वाली होल्डिंग कंपनी 1 लाख में से 50,000 लीटर की गारंटी ले सकती है। एनी डाउट इन दिस? सिंपल है। जबकि कहता है कॉर्पोरेट गारंटी 100% हो सकती है। कॉर्पोरेट गारंटी का मतलब क्या होता है? भाई सब्सिडरी को लोन चाहिए, इन लोन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लेज और मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन, हाँ या ना? सब्सिडरी को लोन दिलवा रहे हैं, लेकिन होल्डिंग कंपनी अपनी एसेट गिरवी रख रही है। होल्डिंग कंपनी अपनी एसेट गिरवी रख रही है और बोल रही है लोन मुझे मत दो, मेरी सब्सिडरी को दो। वो किसमें आ जाएगा? कॉर्पोरेट गारंटी में। एनी डाउट इन दिस? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई पॉइंट नंबर 2 का क्या मतलब है हमसे पूछे तो हम बोलेंगे कि सर आप जब इंडिया के बाहर बिजनेस करने जा रहे हो या इंडिया के बाहर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सच इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द सच मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट और लोन। इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी या कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जो कल को इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, या लोन में क्या आ जाएगा? लोन एंड गारंटी। और गारंटी के अंदर क्या आ जाएगा? कॉर्पोरेट गारंटी अप टू 100% एंड परफॉर्मेंस गारंटी अप टू 50%। एम आई क्लियर? देन अब सुनिए, कहता है सर इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाह रही है। सुनिएगा आप, इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है। कैसे इन्वेस्ट करेगी? इधर सुनेगा ध्यान से। क्या यह पॉसिबल है कि इंडियन कंपनी ने इंडिया के बाहर जाके एक अपनी कंपनी बनाई हो? पॉसिबल है। इंडिया में कंपनी है और उसने अपनी बाहर जाके एक सब्सिडरी ओपन करी, होली ओन सब्सिडरी। क्या उसके सब्सक्राइबर इंडियन कंपनी होगी, हाँ या ना? अगर ध्यान से समझो, इंडिया में RIL है, RIL ने लंदन के अंदर लंदन इंडस्ट्रियल लिमिटेड खोल दिया। ये है होल्डिंग कंपनी और ये है होली ओन्ड सब्सिडरी। तो क्या इस होली ओन्ड सब्सिडरी का MOA बनेगा और MOA का सब्सक्रिप्शन क्लॉज होगा? क्या उस सब्सक्रिप्शन क्लॉज में रिलायंस का नाम आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये कि अगर आप इंडिया के बाहर नई कंपनी बना रहे हो तो आप कैसे पैसा लगा रहे हो? एज सब्सक्राइबर टू MOA। यस और नो? अगर इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर कोई नई कंपनी फॉर्म कर रही है तो वो पैसा कैसे लगा रही है? एज सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एम आई क्लियर? सब्सक्राइबर टू MOA। या ऐसा भी हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से, इज इट पॉसिबल कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो रिलायंस को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कर दे? क्या पॉसिबल है? एक चीज सुनिए जो मैं कह रहा हूं, रिलायंस ने इंडिया के बाहर कंपनी बनाई तो रिलायंस सब्सक्राइबर हो गया, ये पहला मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिलायंस को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कर दी। तो माइक्रोसॉफ्ट बाहर की कंपनी है, उसने रिलायंस को प्राइवेट प्लेसमेंट कर दी। क्या रिलायंस पैसा देगा? और क्या ये एज अ सब्सक्राइबर दे रहा है या बाद में मेंबर बन रहा है? बाद में। रिलायंस माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है या माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग है, उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है? यस और नो? हाँ या ना? और तीसरा तरीका क्या है? इधर सुनिए, ना तो रिलायंस ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया ना उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट करी, नहीं जानते अंबानी साहब, बिल गेट्स को नहीं जानते। इज इट पॉसिबल कि अंबानी साहब की कंपनी जो रिलायंस है उसने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से सेकेंडरी मार्केट से खरीद लिए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये थर्ड मोड आ गया, सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर कर लेना। यस और नो? तो सर इंडियन प्लेयर इंडिया के बाहर कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करता है? अगर वो बना रहा है कंपनी को तो वो एज अ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर वो नहीं बना रहा तो प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह होती है, या तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं। यस और नो? इज इट पॉसिबल कि रिलायंस ने एप्पल के आधे से ज्यादा, या एप्पल तो बहुत बड़ी कंपनी है, कोई नॉर्मल मिड कैप कंपनी हो तो रिलायंस ने उसके आधे से ज्यादा शेयर खरीद लिए और वो रिलायंस की सब्सिडरी बन गई? ऐसा हो सकता है? यस और नो? बिल्कुल हो सकता है। हाँ या ना? क्लियर है सबको? तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि सर अगर हम बात करते हैं कि इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर कैसे इन्वेस्ट करती है फॉरेन कंपनी में, अगर वो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है तो एज अ सब्सक्राइबर, एग्जिस्टिंग कंपनी है तो शेयर्स लेंगे। कैसे लेंगे? या थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट, या थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। एम आई क्लियर? देन अब सुनिए, कहता है सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम जब रिवीजन के। तो कहता है सर ये बताइए किस किस तरीके के रूट होते हैं? क्या आपको अच्छी तरह नहीं पता कि एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक अप्रूवल रूट होता है? ऑटोमेटिक और अप्रूवल दोनों में एक फॉर्म जाता है, फॉर्म ODI। ODI मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पता है हम सबको ये बात? फॉर्म का नाम क्या होता है? ODI। और इतना भी हमको पता है कि ऑटोमेटिक रूट में हम ऑथराइज डीलर 1 को बताते हैं और अप्रूवल रूट में हम AD1 को बताते हैं और वो हमारे बिहाफ में RBI से परमिशन लेता है। यस और नो? क्या दोनों ही केसेस में फॉर्म ODI
जाता है AD1 के पास, और AD1 कौन होता है? ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कैटेगरी 1, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में मनी चेंजर बोलते हैं। यस और नो? याद आया सबको? तो इसका मतलब अप्रूवल रूट है या ऑटोमेटिक रूट है? हम फॉर्म किसके पास लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे AD1 के पास। कौन सा फॉर्म लेके जाएंगे? ODI। जो AD1 है वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक रूट में वो अपने रिकॉर्ड में लिख लेगा, और अप्रूवल रूट में हमारे बेहाफ पे फिर वो RBI को अप्लाई करेगा और हमें अप्रूवल दिलवाएगा। यस और नो? क्लियर है? चलें आगे। आगे कहता है सर ये बताइए कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो अप्रूवल रूट में आती है। इधर देखिए, ट्रांजेक्शन अंडर अप्रूवल रूट। पहले 2 क्वेश्चन याद हो गए। पहले पॉइंट कह रहा था कि सर इंट्रोडक्शन में इंडियन प्लेयर्स इंडिया के बाहर जाते हैं, क्या करते हैं? JV और WS के थ्रू पैसा लगाते हैं। सर वो क्या करते हैं? या इन्वेस्टमेंट या लोन या गारंटी, राइट? लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। गारंटी कौन सी होती है? या कॉर्पोरेट 100% वाली या परफॉर्मेंस 50% वाली। देन सर इंडियन कंपनी बाहर जाके कैसे पैसा लगाएगी दूसरी कंपनी में? एज अ सब्सक्राइबर या एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट? ये हो गया प्राइमरी मार्केट, क्योंकि कंपनी से शेयर अलॉट हो रहे हैं, और जब हम स्टॉक एक्सचेंज से लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मार्केट। हो गई बात खत्म। रूट कौन कौन से है? 2 रूट है, एक ऑटोमेटिक रूट है और एक अप्रूवल रूट है। ऑटोमेटिक के अंदर AD1 को बताना है, जबकि अप्रूवल रूट के अंदर AD1 हमारे भी यहाँ पे RBI से अप्रूवल लेगा। कैसे लेगा वो भी हम पढ़ेंगे, राइट? अब कह रहा है सर ट्रांजेक्शन अंडर अप्रूवल रूट। सर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो ऑटोमेटिक रूट में कवर नहीं होती, जिसके लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता है? सबसे पहली चीज सुनिए, कहता है अगर इंडियन प्लेयर इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, इंडियन प्लेयर इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है? एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? क्लियर है? बात। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर आपको बताओ तो इसका काम है मिनरल्स निकालना, ऑयल निकालना, समुद्र से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल गैस को निकालना, राइट? अब मान लो फॉर एग्जांपल जो रिलायंस है वो इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है सेम सेक्टर में, लेकिन अपनी नेटवर्थ से ज्यादा कर रही है, तो कहता है उस केस के अंदर अप्रूवल रूट में आ जाएगी। मतलब रिलायंस एनर्जी सेक्टर वाली कंपनी है, इंडिया के बाहर सेम सेक्टर में अप्लाई करती है, लेस देन इक्वल टू अपनी नेटवर्थ, तो ऑटोमेटिक रूट है। अपनी नेटवर्थ से ज्यादा अगर इंडियन प्लेयर बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी किस सेक्टर में? एनर्जी सेक्टर में, तो कहता है अगर अपनी नेटवर्थ से ज्यादा कर रहा है तो उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है ये बात? आगे देखिए, कहता है आप ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो नेटवर्थ से ज्यादा, वो भी कौन से वाले ऑयल सेक्टर में? कहता है बाहर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो वहां पर अनइनकॉर्पोरेटेड है, मतलब अनरजिस्टर्ड एंटाइटी है। पॉइंट समझ आ रहा है? ध्यान से समझो। एनर्जी सेक्टर में क्या कर रहा है? अपनी नेटवर्थ से ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो रजिस्टर्ड बॉडी है अनरजिस्टर्ड, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन ऑयल सेक्टर में क्या कर रहा है? पहली कंडीशन क्या है कि आप अपनी नेटवर्थ से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात किस में कर रहे हो? रजिस्टर्ड बिजनेस में या अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड वाले बिजनेस में, तो अप्रूवल चाहिए। इसका मतलब अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर नेटवर्थ से ज्यादा, और वो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन रजिस्टर्ड एंटाइटी, तो फिर आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? एनर्जी वाले में नेटवर्थ से ज्यादा है, बिना सोचे समझे अप्रूवल चाहिए, लेकिन ऑयल सेक्टर में नेटवर्थ से ज्यादा है, तो दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे? जिस बिजनेस में लगा रहे हैं वो वहां पर इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में, कंपनी वगैरह या किसी रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस में, अदर देन रजिस्टर्ड है। अदर देन रजिस्टर्ड को याद करो, कंपनी लॉ में इंडिया में हम इलीगल एसोसिएशन बोलते हैं, सेक्शन 464 में आ जाता है, याद है आपको? जो भी बॉडी बिजनेस करती है और किसी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? इलीगल एसोसिएशन। याद आ रहा है आपको? हाँ या ना? सुना हुआ हम लोगों ने ये? तो क्या मैं ये मान के चलूं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमें समझ आ गए? अगर हम एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नेटवर्थ से ज्यादा कर रहे हैं तो अप्रूवल चाहिए, और अगर ऑयल सेक्टर में कर रहे हैं तो नेटवर्थ से ज्यादा कर रहे हैं तो भी अप्रूवल चाहिए कि नहीं? ये किस पे डिपेंड करता है? जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या अनइनकॉर्पोरेटेड। नेटवर्थ से ज्यादा कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्थ से ज्यादा कर रहे हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, तो फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर? सर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कंसर्न्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इंडिया के बाहर आप प्रोप्राइटरशिप खोल रहे हो, क्लियर है? या इंडिया के बाहर आप पार्टनरशिप में पैसा लगा रहे हो, तो भी कहता है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ट्रस्ट और सोसाइटी की फॉर्म में पैसा लगा रहे हो, यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटी। एम आई क्लियर? इंडिया के बाहर कोई ट्रस्ट में पैसा लगा रहे हो या सोसाइटी में पैसा लगा रहे हो तो भी आपको पूछना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? याद रहेगा, इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी in a trust or a society registered outside India, even then you need to seek approval of RBI. यहाँ अप्रूवल रूट का मतलब क्या है? सब में किसका अप्रूवल चाहिए हमें? RBI का अप्रूवल चाहिए। डन बच्चे? क्लियर है? अच्छा मेरी बात सुनिएगा, आपको इतना पता है कि चेन सब्सिडरी होती है, एक होल्डिंग कंपनी, एक उसकी सब्सिडरी और एक उसकी सब्सिडरी, होता है ऐसे? अच्छा, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के फेवर में गारंटी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सब्सिडरी की सब्सिडरी के फेवर में गारंटी दे रही है तो भी आरबीआई से पूछना पड़ेगा। एम आई क्लियर? देखिए क्या कह रहा है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो किसके फेवर में? सेकेंड लेवल सब्सिडरी के फेवर में। और सेकेंड लेवल सब्सिडरी कौन होगी बेटा? सब्सिडरी की सब्सिडरी। क्लियर है? मतलब अगर हम अपनी सब्सिडरी के फेवर में दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट में आएगा। सब्सिडरी की सब्सिडरी में दे रहे हैं तो अप्रूवल रूट में आएगा। एनी डाउट? आगे कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। मैं कई बार बताता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का क्या मतलब होता है, सुनिए। देखिए बेटा, इधर मैंने किसी को 100 करोड़ रुपए के माल एक्सपोर्ट किया, मैंने 100 करोड़ के चाय कॉफी इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करी, तो क्या वो 100 करोड़ रुपीस मेरे पास आने चाहिए एज एक्सपोर्ट रिसीट्स? यस और नो? मैंने 100 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया तो वो पैसा मेरे पास आना चाहिए, यस और नो? जो बायर है वो कहता है अमित जी मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, अभी पैसे मैं 2 साल बाद दूंगा, तब तक मैं आपको ब्याज दूंगा, तब तक मैं आपको उसमें इंटरेस्ट दूंगा। इसमें कोई डाउट? मैंने 100 करोड़ के गुड्स दिए, सामने वाला मुझे 100 करोड़ के गुड्स पे क्या दे रहा है? 100 करोड़ रुपीस पे ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, वो मुझे अभी पैसे वापस नहीं दे रहा, हाँ या ना? तो क्या एक तरीके से वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है और इंटरेस्ट लोन पे मिलता है, हाँ या ना? क्या मैं ये मान लूं कि एक तरीके से मैंने उसे 100 करोड़ का लोन दे दिया और अब लोन दे दिया तो उससे मेरी कैपिटल खड़ी हो गई? वैसे मैंने एक्सपोर्ट किया था और मेरे पास पैसे आ रहे थे, ये रिवेन्यू नेचर का था। 100 करोड़ रुपीस का मैंने माल एक्सपोर्ट किया, वो 100 करोड़ रुपीस मेरे पास आने चाहिए थे, वो मेरा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन था, हाँ या ना? बैलेंस ऑफ पेमेंट में पता है ना हमें करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, और करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज एंड अनरिक्विजिट ट्रांसफर्स, यस और नो? लेकिन वो 100 करोड़ मैंने नहीं लिया और उस पर मैंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब मैंने अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया, यस और नो? या दूसरा ऑप्शन, मैंने उसे 100 करोड़ रुपए के गुड्स दिए, ठीक है, 100 करोड़ मेरे पास आना था, मैंने कहा एक काम कर, इसके लिए ना मेरी 100 करोड़ रुपीस मुझे मत पे कर, मेरे लिए बिल्डिंग खरीद ले, वहां पे मैंने एक कंपनी बनानी है, उस कंपनी की बिल्डिंग तू खरीद के दे दे। इसका मतलब क्या, मैंने उसकी जगह पैसे लेने की जगह वहां एक बिल्डिंग खरीद ली, यस और नो? वहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बना दिया, तो क्या वहां पर भी मैंने वो 100 करोड़ को कैपिटलाइज कर दिया क्या नहीं कर दिया? यस और नो? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट, यस और नो? और जब भी आप कैपिटलाइज कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को तो कहता है आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप बैलेंस ऑफ ट्रेड से बैलेंस ऑफ पेमेंट में शिफ्ट हो रहे हो? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर टर्म जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है, हाँ या ना? तो क्या आप अपने रिसीट्स का मोड ही बदल रहे हो? पहले वो रेवेन्यू नेचर की थी या करंट नेचर की थी, अब आप उसको कैपिटल नेचर में कन्वर्ट कर रहे हो, यस और नो? तो जब आपकी प्रोसीड्स का नेचर चेंज हो रहा है तो आपको आरबीआई से पूछना पड़ेगा। एम आई क्लियर? डन? आगे कहता है फाइनेंशियल कमिटमेंट इन जेवी और डब्ल्यूएस अदर देन इक्विटी। अब आप सुनिए ध्यान से, पूरी बात समझिएगा। कह रहा है जी आप जेवी या डब्ल्यूएस में कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट करना चाह रहे हो अदर देन इक्विटी। इसका मतलब समझिए, इधर क्या मैं ये कह सकता हूं इंडियन कंपनी और दुबई की कंपनी ने मिलकर लंदन में एक कंपनी बना ली, राइट? वो जॉइंट वेंचर हो गई। अब इंडियन कंपनी अपनी जॉइंट वेंचर को लोन दे रही है, तो क्या ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है या अदर देन इक्विटी है? अदर देन इक्विटी है, तो कहता है इसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, यस और नो? इन शॉर्ट, लंदन वाली जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी और दुबई की कंपनी को और शेयर इश्यू करती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पैसा ले रही है शेयर्स की फॉर्म में नहीं, लोन वगैरह की फॉर्म में, तो फिर कहता है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर? डन बच्चे? समझ आ रही है कहानी? और लास्ट में कह रहा है रीस्ट्रक्चरिंग बैलेंस शीट ऑफ जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी। अच्छा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी प्लस दुबई की कंपनी ने लंदन में कंपनी बना रखी है, इसमें कोई डाउट? इंडियन कंपनी प्लस दुबई की कंपनी ने लंदन में कंपनी बना रखी है, दोनों का जॉइंट वेंचर है। अब मेरी बात को सोच के जवाब देना। इसको लोन देना था तो लोन देने वाला फाइनेंशियल कमिटमेंट में आ गया, और क्या उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल लिया होगा? यस और नो? लिया होगा। ये बात समझ आ रही है? इंडियन कंपनी ने अपनी जेवी को लोन दिया तो क्या अप्रूवल लिया होगा आरबीआई का, हाँ या ना? लिया होगा। अब वो जो जॉइंट वेंचर वाली कंपनी है वो हमारा लोन चुका नहीं पा रही, क्योंकि वो लोन नहीं चुका पा रही इसलिए वो हमें कह रही है लोन की जगह इक्विटी शेयर्स ले लो। तो क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी हो गया? जवाब दो। कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी हो गया। क्या इसके लिए भी आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इधर देखिए ध्यान से बेटा, इधर मैं इन तीनों पॉइंट्स को रिलेट करके एक चीज बता रहा हूं, सुनिएगा। इंडियन कंपनी ने अपनी लंदन वाली जॉइंट वेंचर को इक्विटी की फॉर्म में पैसा दे दिया, पैसा दिया, इक्विटी ले ली। अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि अप्रूवल कब चाहिए? अदर देन इक्विटी में चाहिए, हाँ या ना? इक्विटी के फॉर्म में अगर लगा रहे हो तो अप्रूवल नहीं चाहिए। इसमें कोई डाउट? दोबारा सुनो, लंदन वाली जॉइंट वेंचर ने इंडिया वाली कंपनी को और शेयर दिए इक्विटी और पैसा ले लिया, इसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। एम आई क्लियर? इक्विटी की जगह किसी और फॉर्म में पैसा लिया, लोन की फॉर्म में पैसा लिया, तो भी अप्रूवल चाहिए। एम आई क्लियर? जवाब दो। अच्छा लोन की फॉर्म में पैसा दे तो दिया
उसके बाद लोन की फॉर्म में पैसा रीपे नहीं हो रहा, उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या ये कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग है? इसके लिए भी दोबारा आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यस और नो? इसका मतलब सीधा इक्विटी के फॉर्म में दे रहे थे, अप्रूवल नहीं चाहिए था, पहले लोन की फॉर्म में दिया, उसके लिए अप्रूवल लिया, अब लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। यस और नो? जवाब दो। एम आई क्लियर? चलें आगे। अब देखिए, तो ये वाला पॉइंट हमें सारा याद हो गया। एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज में है तो नेट वर्थ से ज्यादा है तो बिना सोचे समझे अप्रूवल चाहिए। ऑयल सेक्टर में नेट वर्थ से ज्यादा है तो सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे कि क्या अनरजिस्टर्ड बॉडी में है या रजिस्टर्ड बॉडी में है। रजिस्टर्ड बॉडी में तो अप्रूवल नहीं चाहिए, चाहे नेटवर्थ क्रॉस हो रही हो, लेकिन अनरजिस्टर्ड बॉडी है तो अप्रूवल चाहिए। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में लगा रहे हो तो भी अप्रूवल चाहिए, ट्रस्ट सोसाइटी में लगा रहे हो तो भी चाहिए। कॉर्पोरेट गारंटी अपनी सब्सिडरी के फेवर में दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सब्सिडरी के फेवर में दे रहे हो तो अप्रूवल चाहिए। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को कैपिटलाइज कर रहे हो तो भी अप्रूवल चाहिए। फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो जॉइंट वेंचर या डब्ल्यूएस में अदर देन इक्विटी तो भी अप्रूवल चाहिए। और जेवीडब्ल्यूएस में कोई कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी वजह से हो रही है, तो भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर? और कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग का एग्जांपल मैंने यहां पर क्या दे दिया, कन्वर्ट, कह रहा वो रिस्ट्रक्चरिंग जिसका बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा। और बैलेंस शीट पे किसका फर्क पड़ेगा? फाइनेंसिस का। यस और नो? तो हमने लोन दिया था, लोन की जगह आप इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी हो रहा है। क्या इससे सोचो डेट इक्विटी रेशियो चेंज होगी कि नहीं? डेट कम हो जाएगा और इक्विटी बढ़ जाएगी। यस और नो? क्लियर है सबको? चलें आगे। अब देखिए, कह रहा है आप ये बताओ कि आप आरबीआई के पास जाओगे, फाइनली इन सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए आप आरबीआई के पास जाओगे। कहता है सर आप आरबीआई के पास चले गए, अब आरबीआई आपको अप्रूवल देते हुए क्या क्या चीजें देखेगा? What are the factors to be considered by RBI while granting approval? यार आरबीआई सिंपल क्या देखता है, सुनो, आरबीआई ये देखता है कि अगर मैं आपको अप्रूवल दे देता हूं, इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या देखेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे कि नहीं बढ़ेगा, क्या हमें फॉरेन करेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसमें कोई डाउट? तो सबसे पहले क्या देखेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर है? दूसरी बात देखेगा जो प्रोजेक्ट आप कह रहे हो वो वाइबल है भी या नहीं है, वो फिजिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं है, तो वाइबिलिटी देखेगा। वाइबिलिटी किस फॉर्म में देखेगा? सुनिए, पहले देखेगा क्या ये धंधा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दूसरी बात किया जा सकता है, पहली बात प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी देखता है, दूसरी बात इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखता है कि क्या ये करने के बाद कुछ बचेगा भी इसको मुनाफा के नहीं बचेगा। ऐसा तो नहीं मैं अप्रूवल दूं 6 महीने घाटे में काम करके बंद कर देगा। तो वाइबिलिटी हर एस्पेक्ट से देखेगा, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये काम करना, और अगर है तो इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं है। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, कह रहा है इंडियन पार्टी का फाइनेंशियल ट्रैक देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा और एक्सपर्टीज देखेगा। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज में फर्क तो समझ आता है? आप 10 साल से काम कर रहे हो, ये क्या है? एक्सपीरियंस। आपके पास कितने लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड है या कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं या इस फील्ड से, वो क्या हो गया? एक्सपर्टीज। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है ये बात? भाई आप भी सीएस, मैं भी सीएस, एक्सपर्ट तो दोनों है, लेकिन मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? समझ आ गई कहानी? तो क्या हमें ये फैक्टर्स याद हो गए? वाइबिलिटी देखेगा, कंट्रीब्यूशन देखेगा, इंडियन पार्टी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा एंड एक्सपर्टीज देखेगा। डन? चलें आगे। अब देखिए, कह रहा है सर ये बताओ जब आप अटैचमेंट, क्या क्या अटैचमेंट जाएंगी अप्रूवल रूट में? सुनिए, हम अप्रूवल रूट की बात कर रहा है, हम किसके पास जाएंगे? AD1 के बाद, ऑथराइज डीलर 1 के पास। ऑथराइज डीलर 1 क्या करेगा? हम उसको फॉर्म OD1 देंगे, ODI देंगे, वो हमारे बिहाफ पे वो फॉर्म फॉरवर्ड करेगा आरबीआई को। साथ में आपको याद है वो रिकमेंडेटरी लेटर देता कुछ, यस और नो? कहता क्या क्या अटैचमेंट्स देगा। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है, हम गए AD1 के पास, AD1 ने हमारी फाइल को आरबीआई के पास फॉरवर्ड कर दिया, उसके साथ और क्या क्या चीजें जाएंगी। डन? क्वेश्चन समझ आ रहा है? व्हाट आर दी अटैचमेंट्स या व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड व्हाइल फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल टू आरबीआई। क्वेश्चन क्लियर है? आरबीआई से अप्रूवल लेने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे? सुनिए, BR फाइल करेंगे, COI फाइल करेंगे, मतलब इंडियन कंपनी अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी, साथ में बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी देगी, साथ में ग्रुप कंपनीज का चार्ट देगी। क्या मैं कह सकता हूं उस ग्रुप में जितनी भी कंपनीज हैं, रिलायंस एक ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है, टाटा एक ग्रुप है, टाटा सन्स सबसे बड़ी कंपनी है, उसके अंदर सारी कंपनीज आती हैं, राइट? टाटा टी से लेके, टाटा कॉफी से लेके, टाटा सॉल्ट से लेके वोल्टास तक या टाटा मोटर्स तक सब किसके अंदर आती है? टाटा सन्स के अंदर आती है। याद रहेगी ये बात? तो टाटा सन्स जो है वो एक ग्रुप हो गया, और टाटा ग्रुप हो गया, उसके अंदर जितनी भी कंपनीज है उन सबका चार्ट जाएगा, राइट? भाई कितनी होल्डिंग कंपनी है आपकी, कितनी सब्सिडरी कंपनी है, कितनी एसोसिएट कंपनी है, वो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, राइट? आगे कहता है कवरिंग लेटर जाएगी इंडियन पार्टी से। यार कवरिंग लेटर तो हमेशा ही जाती है ना, आप सीधा डॉक्यूमेंट्स देते हो या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई एप्लीकेशन लगाते हो?
कोई तो एप्लीकेशन लगाते हो ना, हाँ या ना, कोई बेसिक एप्लीकेशन तो लगाते हो, तो वो गया कवरिंग लेटर। इसके अलावा कहता है डिटेल्स जाएंगी किसकी, इंडियन पार्टी की भी और बाहर की पार्टी की भी। तो डिटेल्स जाएंगी इंडियन पार्टी की एंड ओवरसीज पार्टी की। डन, क्लियर है। साथ में कहता है प्रपोजल का बैकग्राउंड जाएगा और ट्रांजेक्शन की डिटेल्स जाएंगी। प्रपोजल का बैकग्राउंड मतलब कि हमारा ये प्रपोजल है, हम ऐसे करने वाले हैं और ये कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी। और ट्रांजेक्शन की डिटेल मतलब हमने प्रोजेक्ट लगाना था 100 करोड़ रुपए का, ये बैकग्राउंड हो गया। और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो अब बढ़ के हो गया 200 करोड़, इसलिए आधा पैसा हम लगा रहे हैं और आधा पैसा दुबई की कंपनी से ले रहे हैं। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन की डिटेल। यस और नो, क्लियर है ये बात सबको, याद रहेगी कहानी। कहता है सर ये अगर हम इस पूरे क्वेश्चन की बात करें तो याद हो गया, अमित वोरा ने AD1 को फॉर्म दिया ODI, और ODI फॉर्म जो मैंने दिया ये उसने आगे RBI को फॉरवर्ड किया, साथ में रिकमेंडेटरी लेटर दी कि मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको अप्रूवल मिल जाना चाहिए, हाँ या ना, क्लियर है। और अमित वोरा लिमिटेड जो कंपनी है इसके साथ क्या क्या और अटैचमेंट जाएगी, अमित वोरा लिमिटेड का COI जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जाएगी, ग्रुप कंपनीज की डिटेल, कवरिंग लेटर जाएगा, इंडियन पार्टी की डिटेल, ओवरसीज पार्टी की डिटेल, बैकग्राउंड जाएगा ट्रांजेक्शन का, और साथ में करंट ट्रांजेक्शन की डिटेल जाएगी। डन, क्लियर है। कहता है अच्छा ये बताओ इंडिया के बाहर कौन कौन बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है अंडर ऑटोमेटिक रूट। आप मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। क्या ऊपर आपने अप्रूवल रूट पढ़ा था, क्या अप्रूवल रूट में प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप पढ़ा था? तो क्या प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप अप्रूवल रूट में आ रहे हैं क्या ऑटोमेटिक में आ रहे हैं? अप्रूवल में। इसका मतलब ऑटोमेटिक रूट हमारे लिए तो नहीं है। अगर अमित वोरा इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बिजनेस में तो उसके लिए कौन सा रूट आएगा, ऑटोमेटिक या अप्रूवल? अमित वोरा करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या आएगा, अप्रूवल रूट। यस और नो, क्लियर है ना ये बात, याद रहेगा। देखो ऑटोमेटिक में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है पार्टनरशिप फॉर्म LLP और कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म LLP और कंपनी इनके लिए क्या है, ऑटोमेटिक रूट। बेटा इधर सुनेगा ध्यान से, पार्टनरशिप फॉर्म LLP कंपनी इनके लिए क्या है, ऑटोमेटिक रूट। अमित सर आपने तो ऊपर बोला था प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के लिए कौन सा रूट है, अप्रूवल। ये कौन सी पार्टनरशिप थी, अनरजिस्टर्ड वाली। ये कौन सी पार्टनरशिप थी, जो पार्टनरशिप फॉर्म इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको फॉर्म मानेंगे या 4 इंडिविजुअल्स मानेंगे। ABCD की अनरजिस्टर्ड फॉर्म है तो हम मानते हैं ABCD 4 लोग हैं। यस और नो, जवाब दो, क्लियर है ये बात सबको। अगर अनरजिस्टर्ड फर्म होती, आपने कई बार सुना होगा ABCD की फर्म है और मिस्टर A इंसॉल्वेंट हो गया, सुना कभी आपने? होता है ऐसा, पूरी की पूरी फर्म इंसॉल्वेंट होती है अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो। फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो हम बोलते हैं इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गए। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी इधर देखिए प्रोप्राइटर के लिए हमेशा अप्रूवल रूट है और पार्टनरशिप फर्म के लिए अप्रूवल है या ऑटोमेटिक है, ये पता चलेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है तो अप्रूवल रूट है, रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिक रूट है। एम आई क्लियर, जवाब दो। तो सर कंपनी LLP एंड पार्टनरशिप फर्म, ये कौन सी पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड वाली। साथ में कहता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्या होती है ये, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनती है। यस और नो, कोई भी बॉडी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। CA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, ICWA का इंस्टीट्यूट, ये सब क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बिकॉज दे आर इनैक्टेड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यस और नो, जवाब दो। और आगे कह रहा है सर RBI ने अगर कोई बॉडी को नोटिफाई किया है तो वो बॉडी भी ऑटोमेटिक रूट में आ जाएगी। जब RBI ने खुद ही, देखो अप्रूवल किसका चाहिए होता है, RBI का। सुनिएगा, मान लो कोई बॉडी है जो पहले अप्रूवल रूट में थी, RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि आज के बाद ये भी ऑटोमेटिक रूट में आ गई, तो RBI ने खुद जारी कर दी वो नोटिफिकेशन, या RBI ने खुद उसे ऑटोमेटिक रूट में डाल दिया, तो क्या अप्रूवल चाहिए? जिस बॉडी का अप्रूवल चाहिए था उसी ने हमें ऑटोमेटिक में डाल दिया। यस और नो, जवाब दो। तो इसका मतलब क्या आ गया, कंपनी LLP, पार्टनरशिप फर्म, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और उसके साथ RBI नोटिफाइड बॉडी या बॉडी नोटिफाइड बाय RBI। एम आई क्लियर, जवाब दो यार, क्लियर है जी। अब सुनिए, कहता है सर परमिसिबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग ODI। बेटा सुनिएगा, इंडियन प्लेयर इंडिया के बाहर जा रहा है और पैसा लगा रहा है, कहता है वो पैसा आएगा कहां से? इंडियन प्लेयर, इधर सुनिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर पैसे लगा रही है, इंडियन LLP इंडिया के बाहर पैसे लगा रही है, इंडियन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इंडिया के बाहर पैसे लगा रही है, या अमित वोरा प्रोप्राइटर है इंडिया के बाहर पैसे लगा सकता है RBI से पूछ के? यस और नो, अमित वोरा प्रोप्राइटर है तो इंडिया के बाहर पैसे लगा सकता है RBI से पूछ के। सही कह रहा हूं? कहता है चलो आप, RBI ने अप्रूवल दे दिया आपको, अमित वोरा इंडिविजुअल है, गया RBI ने अप्रूवल दे दिया, अब अमित वोरा पैसे कहां से अरेंज करेगा, वो पैसे का सोर्स कहां से आएगा? सुनिए, कहता है पहली बात, आपका RFC अकाउंट या EEFC अकाउंट में जो बैलेंस है उससे आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। RFC क्या होता है, रेजिडेंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। क्या ये जितने भी क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, फिल्म एक्टर्स होते हैं, क्या ये लोग इंडिया के बाहर जाके अपने शोज वगैरह करते हैं, क्रिकेट मैचेस खेलते हैं, वहां से पैसा लेके आते हैं?
वो पैसा इंडियन रेजिडेंट ने कमाया है लेकिन इंडिया के बाहर से कमाया, और वो पैसा वो एक अकाउंट में रख लेते हैं, उसको बोलते हैं आरएफसी अकाउंट। यस और नो? रेजिडेंट का फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब आप मेरी बात को सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर आपने बाहर से पैसा कमाया और उसको बाहर ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? जवाब दो। और ईएफसी अकाउंट होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर का। एक बंदा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, जब वो इंपोर्ट करता होगा तो पेमेंट करता होगा, एक्सपोर्ट करता होगा तो रिसीट्स आती होंगी। यस और नो? और अगर उसकी रिसीट्स आ रहा है और पेमेंट्स कम है तो क्या मैं कह सकता हूं उसका नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव है? जवाब दो। और पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज से, पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज से भी वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एनी डाउट इन दिस? जवाब दो। तो इसका मतलब एक बंदा जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है वो ईएफसी अकाउंट से यूज कर सकता है, और एक बंदा जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, बाहर जाता है, डॉक्टर इलाज करके आता है, डॉलर ले आता है, क्रिकेटर है, जाता है खेल के आता है, पैसा ले आता है, तो उसने जो पैसा आरएफसी अकाउंट में रखा है वो उससे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यस और नो? जवाब दो। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। एक हो गया बैलेंस इन आरएफसी अकाउंट, दूसरा हो गया बैलेंस इन ईईएफसी अकाउंट। ठीक है, अब सुनिए आगे कहता है स्वैप शेयर्स। बेटा सुनिएगा इधर, ये सिर्फ कंपनी के केस में एप्लीकेबल है। रिलायंस ने एप्पल के शेयर्स खरीदे, हो सकता है रिलायंस ने एप्पल के शेयर्स खरीदे एप्पल के शेयर होल्डर से, और एप्पल के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दे दिए। इज इट पॉसिबल? रिलायंस ने एप्पल के शेयर्स खरीदे और एप्पल के शेयर होल्डर्स को उनसे एप्पल के शेयर लेके अपने वाले शेयर्स दे दिए, तो क्या यहां पर उसने पेमेंट कर दी लेकिन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कर दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्वैप ऑफ शेयर्स। यस और नो? मतलब इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है और जिनसे खरीद रहा है उनको अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहा है। हाँ या ना? डन? क्लियर है जी? जवाब दो। एडी से विड्रॉल कर लिया, इसका मतलब एडी से कैश ले लिया। इधर सुनिएगा बड़े ध्यान से, ऑल ऑफ यू पूरी बात समझते हैं। कनाडा में एक जगह है ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया में एक जगह है केलोना। केलोना में जनरली लोग जाते, केलोना मतलब ब्रिटिश कोलंबिया का यू कैन से बीसी का गोवा। रिटायर्ड लोग वहां पर होते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं। मैं सोच रहा हूं कि वहां पर एक मोटेल खोला जाए, एक मोटल वहां पर खोला जाए, होटल नहीं मोटल, क्योंकि होटल में क्या है फूड लाइसेंस बड़े टफ है वहां के, पता चले अगर फूड लॉस में मैं कहीं फंस गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं मोटल खोलना चाह रहा हूं कि जैसे एयरबीएनबी या ओयो रूम्स नहीं बोलते हम, जैसे इंडिया में ओयो रूम्स चलते हैं वहां एयरबीएनबी चलता है, मतलब आपको बेड मिलेगा, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। समझ आ गई ये बात? क्लियर है? अब मैं सोच रहा हूं मैं वो खोलूं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2.5 से 3 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। मैं और मेरी वाइफ मिलकर खोलना चाह रहे हैं। पहली बात हम प्रोप्राइटर है तो हमको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यस और नो? आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया तो भाई हमारा ना तो आरएफसी अकाउंट है, ना ईएफसी अकाउंट है, ना हम कंपनी है स्वैप ऑफ शेयर, तो हम क्या करेंगे? आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद उस अप्रूवल की कॉपी मनी चेंजर के पास लेके जाएंगे। मनी चेंजर को कहेंगे पकड़ 3 करोड़ रुपए व्हाइट का और हमको 3 करोड़ के डॉलर्स दे दे, कैनेडियन डॉलर्स। यस और नो? हाँ या ना? उसको हम क्या बोलेंगे? विड्रॉल फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर। समझ आई बात? विड्रॉल फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर का मतलब क्या है? मनी चेंजर के पास गए, उसको अपनी इंडियन करेंसी दी और उससे फॉरेन करेंसी ले ली और फिर उस फॉरेन करेंसी को बाहर जाके इन्वेस्ट कर दिया। यस और नो? क्लियर है? पक्का? अब देखिए ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इंडियन कंपनी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ना ईसीबी का, इंडो आर्या सेंट्रल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने, या कोई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको इंडिया के बाहर बिजनेस करना है। सुनिएगा इधर ऑल ऑफ यू, इंडिया के बाहर बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, इंडिया के बाहर के बैंक से लोन लिया और लोन लेके वहीं पर लगा दिया। इंडियन कंपनी हांगकांग गई बिजनेस करने के लिए और हांगकांग में एचएसबीसी बैंक से लोन लिया और वहीं लगा दिया, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। यस और नो? समझ आ रही है बात? जहां पे इन्वेस्ट करना है वहीं से पैसा लिया और वहीं पर लगा दिया। ईसीबी हमारे कोर्स में एक चैप्टर भी है, राइट? पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। एडीआर जीडीआर के थ्रू पैसा ले रहे हैं, ये तो हमको पता ना, जब इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर जाती है तो वो क्या इशू करती है? शेयर या डीआर? डीआर उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी रिसीट्स। उसमें अगर अमेरिका से ले रही है तो अमेरिका के लोगों को एडीआर इशू करेगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले रही है तो जीडीआर इशू करेगी। राइट बच्चे? क्लियर है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, ये तो हमने समझ ही गए कि भाई एक्सपोर्ट का पैसा नहीं मंगवाएंगे, उसको बोलेंगे इसकी जगह बिल्डिंग खरीद ले। यस और नो? राइट? और लास्ट में कह रहा है आउट ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज व्हेन ही वाज नॉट परमानेंट आरआई। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, परमानेंट आरआई वो होता है जो इंडिया में पिछले 3 सालों से रह रहा है, जो इंडिया में लास्ट 3 ईयर्स से रह रहा है, वो कौन होता है? परमानेंट आरआई। याद रहेगी ये बात। जोसेफ नाम का एक बंदा गोवा आया 6 महीने पहले, ठीक है, और उसको बहुत अच्छा लगा गोवा और वो 3 साल यहीं पर रह गया। क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो 3 साल के बाद वो क्या हो जाएगा? परमानेंट आरआई। इसमें कोई डाउट? तो जब वो परमानेंट आरआई नहीं था पहले 3 साल, तब उसके पास बाहर का कोई पैसा पड़ा था, मान लो बाहर उसकी जगह थी, वहां से किराए विराए आते थे, यस और नो, तो कहता उस फंड्स को भी वो यूटिलाइज कर सकता है बिना आरबीआई से पूछे। समझ आ रही है बात? जोसेफ पिछले 5 साल से इंडिया में रह रहा है। सुनिएगा इधर,
जोसेफ पिछले 5 साल में इंडिया में रह रहा है, तो 3 साल के बाद वो परमानेंट RI हो गया होगा। तो जो 3 साल के बाद अगले 2 साल की पेमेंट है उसकी जो बाहर से आई है, उसके लिए RBI का अप्रूवल चाहिए, लेकिन पहले 3 साल जो पैसा उसके बाद आ रहा था बाहर से, उसके लिए RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए। यस और नो? जवाब दो। पिछले 5 साल से जोसेफ इंडिया में रह रहा है, जोसेफ का कनाडा या अमेरिका में घर है, वहां से उसे हर महीने किराया आता है, पहले 3 साल जो आ रहा था वो इन्वेस्ट करना है तो अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद अगले 2 साल जैसे ही वो परमानेंट RI बन गया उसके बाद वो ऑटोमेटिक रूट में नहीं आएगा, किसमें आ जाएगा? अप्रूवल रूट में। यस और नो? बिकॉज ही इज नो मोर अ टूरिस्ट नाउ, ही इज अ परमानेंट RI जो पिछले 3 साल से ज्यादा हो गए इंडिया में रह रहा है। यस और नो? जवाब दो। एम आई क्लियर? आगे देखिए, कंडीशंस फॉर इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी इन फाइनेंशियल सेक्टर। इंडिया की कोई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, फॉर एग्जांपल इंडिया में बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस इंडिया के बाहर जाके फाइनेंस किसी फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, ये तो कंफर्म है ना कि फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। यस और नो? जवाब दो। बजाज फाइनेंस, इधर सुनिएगा, एक चीज बताता हूं, लॉम्बार्ड फाइनेंस आपने कई बार सुना है, ICICI लॉम्बार्ड, ICICI इंडियन कंपनी है, लॉम्बार्ड बाहर की कंपनी है। कभी सुना है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स इंडिया का है, न्यूयॉर्क बाहर का है, राइट? ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का प्लेयर है, वो बाहर किसी कंपनी, इंडिया का फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, दुबई की फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, दोनों मिलकर लंदन में फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी खोलना चाह रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? इंडिया में कोई फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, इसके अलावा या ये मान लो कि इंडिया का बैंक और दुबई का बैंक दोनों फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा, दोनों मिलकर लंदन में एक बैंक खोलना चाह रहे हैं, हो सकता है ऐसा? यस और नो? कहता है उसके लिए क्या क्या देखना पड़ेगा। पहली चीज, जो इंडिया का फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है वो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मतलब इंडिया वाला जो बैंक है वो RBI के पास रजिस्टर होना चाहिए। यस और नो? ये समझ आया? इंडिया का बैंक और दुबई का बैंक मिलकर लंदन में एक बैंक खोल रहे हैं। यस और नो? तो कहता है इंडिया वाले बैंक को अप्रूवल, इंडिया वाला बैंक रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, पिछले 3 साल से मुनाफे में होना चाहिए, राइट? अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडिया के रेगुलेटर का भी और फॉरेन रेगुलेटर का भी। इंडिया के रेगुलेटर का अप्रूवल लेना पड़ेगा और लंदन का जो RBI है, सेंट्रल बैंक है, उसका भी तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, यूके के सेंट्रल बैंक का। यस और नो? कि क्योंकि आप वहां पर बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस करना चाह रहे हो। यस और नो? और लास्ट में कह रहा है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। इतना आपको पता है कि हर एक चीज के लिए कैपिटल एडिक्वेसी होती है। RBI ने अलग अलग फाइनेंशियल सर्विस, अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अलग अलग कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बोल रखे हैं। किसी को बोला हुआ है जैसे NBFCs के लिए है, नेट ओन फंड 2 करोड़ होने चाहिए, किसी को बोला नेट ओन फंड 10 करोड़ होने चाहिए, किसी को बोला नेट ओन फंड 20 करोड़ होने चाहिए, किसी को बोला 100 करोड़ होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो अलग अलग कंपनीज के लिए या फाइनेंशियल, देखो क्या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस भी आएगा? क्या म्यूचुअल फंड भी आएगा? हाँ या ना? क्या स्टॉक ब्रोकर भी आएगा? जवाब दो। ये सब फाइनेंशियल्स हैं। और क्या सबके लिए अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी या सबकी सेम होगी? सबके लिए अलग अलग कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट होगी। यस और नो? तो क्या ये वाला पॉइंट हमें समझ आ गया? क्वेश्चन इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर दूसरी बात, पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल, इस पे केस स्टडी आ सकती है कि कोई इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, पिछले 5 साल से बनी हुई है, राइट? तो आप बताओ क्या वो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकती है फाइनेंशियल सेक्टर में? डिपेंड करता है वो पिछले 3 साल से मुनाफे में है या नहीं है। यस और नो? पिछले 3 साल लगातार प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कह रहा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा कि 2 साल प्रॉफिट है, तीसरे साल लॉस है, माइनस करके नेट प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं बोल रहा। क्या कह रहा है? पिछले 3 सालों में इंडिविजुअली तीनों सालों में मुनाफा होना चाहिए। इंडिया वाले रेगुलेटर का अप्रूवल लोगे, इंडिया के बाहर वाले रेगुलेटर का अप्रूवल लोगे। यस और नो? अच्छा, इंडियन कंपनी दुबई, इंडिया का बैंक, दुबई का बैंक इज इक्वल टू लंदन का बैंक, ये एग्जांपल मैंने दिया। तो क्या इंडियन प्लेयर इंडिया से अप्रूवल लेगा और लंदन से अप्रूवल लेगा? क्या इंडिया वाले को दुबई से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत है? हाँ या ना? नहीं है, क्योंकि हमें कहाँ की अप्रूवल है? जहां के बैंक हम है, जहां की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हमें, और जहां पर जाके हम खोलने वाले हैं। यस और नो? हाँ या ना? मतलब अगर कोई और बैंक्स भी इन्वॉल्व है, उन सबका कंसोर्शियम है, सबका मर्जर है, जॉइंट वेंचर है, तो बाकी देश की जो कंपनीज है हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हम जिस देश में है इंडिया में, प्लस जिस देश में जाकर हम अपनी ब्रांच या अपना जॉइंट वेंचर या अपना होली ओन सब्सिडरी सेटअप कर रहे हैं। यस और नो? जवाब दो। आगे देखिए, कह रहा सर एक चीज बताइए, क्या एक ट्रस्ट या एक सोसाइटी या एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ट्रस्ट, सोसाइटी या प्रोप्राइटरशिप, आपको ये चीज तो समझ आ रही है? प्रोप्राइटरशिप का मतलब है प्रोप्राइटरशिप एज वेल एज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। आया ना? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप शैल बी डीम्ड एज प्रोप्राइटरशिप फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। एम आई क्लियर? जवाब दो।
मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे कि अगर कभी भी कोई अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है और वो इंडिया के बाहर बिजनेस करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो प्रोप्राइटरशिप ही मानी जाएगी। डन बच्चे। सुनिए, कह रहा सर क्या ट्रस्ट या सोसाइटी इंडिया के बाहर जा सकती है? पहले सुनिएगा, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, प्रोप्राइटरशिप हो या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो, कहता है चारों के लिए 3 पॉइंट्स तो कॉमन है। वो 3 पॉइंट्स क्या है? कम से कम 3 साल से ज्यादा आप एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, 3 years और मोर। मतलब अगर किसी इंडिया में ट्रस्ट, सोसाइटी या प्रोप्राइटरशिप को बने हुए 3 साल नहीं हुए तो वो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यस और नो? क्लियर है ये बात? पता चले आपने 20 साल की उम्र में इंडिया में बिजनेस शुरू किया, 1 साल हुआ बिजनेस करते हुए, आप कह रहे हो मैं बाहर जा रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? डन। बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऑथराइज डीलर 1 के बाद जो केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डन। और लास्ट में कह रहा है कोई एडवर्स नोटिस आपको ना आया हो, कोई शो कॉज नोटिस वगैरह आपको आरबीआई से ना आया हो। एडवर्स नोटिस 2 चीजों का आता है, सुनिएगा। आरबीआई हर साल 2 लिस्ट निकालता है, एक होती है कॉशन लिस्ट, एक होती है लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स। आई रिपीट, एक कॉशन लिस्ट होती है, एक होती है लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स। दोनों में आपका नाम नहीं होना चाहिए। डन बच्चे? क्लियर है? कॉशन लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए और विलफुल डिफॉल्टर में भी नहीं होना चाहिए। डन। आगे देखिए, कह रहा है सर ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सोसाइटी है तो वो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यस और नो? ट्रस्ट है तो वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में रजिस्टर्ड होगी, सोसाइटी है तो वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड होगी। मतलब अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। एम आई क्लियर? डन। कहता है ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड में ये क्लॉज होना चाहिए कि ये इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम नहीं कर सकती, ऐसे ट्रस्ट डीड के बाहर काम नहीं कर सकती और सोसाइटी बायलॉज के बाहर काम नहीं कर सकती। यस और नो? तो ट्रस्ट डीड में या सोसाइटी के बायलॉज में ये बात लिखी होनी चाहिए। डन। अच्छा एक चीज बताओ, ट्रस्ट की पावर ट्रस्टीज के हाथ में होती है, सारी डिसीजन मेकिंग पावर ट्रस्ट में किसके हाथ में होती है? ट्रस्टीज के हाथ में। इसी तरीके से जो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर है सोसाइटी की, वो टॉप लेवल के हाथ में होती है, जिसको बोलते हैं गवर्निंग बॉडी। क्या था? उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे कंपनी में बीओडी का अप्रूवल लेते हैं, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का अप्रूवल लेते हैं, ट्रस्ट में ट्रस्टीज का और सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स का। यस और नो? जवाब दो। तो क्या हम लोगों को देखो ट्रस्ट और सोसाइटी वाली बात समझ आ गई? 3 पॉइंट्स तो सेम है सब में। पहली बात, 3 साल या उससे ज्यादा हो गए बने हुए। दूसरी बात, कोई शो कॉज नोटिस पेंडिंग ना हो या आरबीआई के कॉशन लिस्ट या विलफुल डिफॉल्टर में आपका नाम ना हो या ऑथराइज डीलर 1 के पास केवाईसी फॉर्म्स भरे हो, केवाईसी नो योर कस्टमर को फॉलो किया गया हो। हाँ या ना? इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? सर ट्रस्ट है या सोसाइटी अपने रिस्पेक्टिव लॉ में रजिस्टर होनी चाहिए, प्लस उसके बायलॉज या ट्रस्ट डीड में लिखा होना चाहिए कि वो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकती है, और ट्रस्ट में ट्रस्टीज का और सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। डन। चलें आगे। एनी डाउट इन दिस? अब सुनिए क्या कह रहा है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में देखिए क्या कह रहा है बेटा। 3 पॉइंट्स तो यही वाले आ गए। इसके अलावा देखिए कह रहा है व्हाट आर द कंडीशंस इन अप्रूवल रूट। पहली बात कहता है आप स्टेटस होल्डर होने चाहिए इन एफटीपी। जब आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे एक्सपोर्टर्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी के। हम बोलते हैं स्टेटस होल्डर 1 2 3 4 5, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे 5 स्टार तक होते हैं। कहता है कुछ ना कुछ स्टेटस होल्डर आपका होना चाहिए अगर आप प्रोप्राइटर हो या अनरजिस्टर्ड फर्म हो। और ये स्टेटस किसको मिलता है? जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर होता है, एक्सपोर्ट हाउस को मिलता है। किसको मिलता है? एक्सपोर्ट हाउस को। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या अमित वोरा क्लासेस का प्रोप्राइटर है? और अगर अमित वोरा क्लासेस का प्रोप्राइटर हूं मैं, तो क्या मैं पिछले 3 साल से बिजनेस कर रहा हूं? हाँ जी कर रहा हूं। लेकिन क्या मैं स्टेटस होल्डर हूं अंडर एफटीपी? क्या मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूं? नहीं। इसका मतलब है कि मैं इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूं तो इंडिया का कौन सा प्रोप्राइटर या फर्म इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकता है? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हो। पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ या ना? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि उन्हीं लोगों को स्टेटस मिलता है। उन्हीं लोगों को क्या मिलता है? स्पेशल स्टेटस। कौन से चैप्टर में मिलता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मिलता है। यस और नो? जवाब दो। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आप स्टेटस होल्डर होने चाहिए। और स्टेटस होल्डर सिर्फ कौन होता है? एक्सपोर्टर। डिपेंड करता है 1 स्टार हो, 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, 4 स्टार हो या 5 स्टार हो। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आप एक्सपोर्ट करते हो उतने ज्यादा बड़े आप स्टेटस होल्डर होते हो। यस और नो? याद रहेगा? क्लियर है सबको? इसके बाद कह रहा है आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 3 साल का, क्योंकि 3 साल से कह रहा है ना होने चाहिए। आप देखो क्या कह रहा है, देखिए कहता है आपका जो आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? जो ऑर्डर आया हुआ और अभी तक आपने एक्सपोर्ट नहीं किया। कहता है वो पिछले 3 सालों के एवरेज के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इधर सुनिए, पिछले 3 साल का हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 6 करोड़ है, ठीक है?
पिछले 3 साल का टोटल मिला के 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ ऐसे था। 6 करोड़ था, पहले साल 1 करोड़ था, अगले साल 2 करोड़, उससे अगले साल 3 करोड़। 6 करोड़ डिवाइडेड बाय हमने 3 किया, एवरेज कितना आ गया 2 करोड़। 2 करोड़ का 10% कितना आ गया 20 लाख। तो 20 लाख रुपए से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर? पिछले तीनों सालों का एक्सपोर्ट वैल्यू निकाला, एक्सपोर्ट वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 किया, एवरेज एक्सपोर्ट वैल्यू आ गया, उसका 10% से ज्यादा पेंडिंग एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, पक्का? जो पेंडिंग ऑब्लिगेशंस है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट बोलेगी आप अपनी पेंडिंग ऑब्लिगेशंस तो पूरी नहीं कर पा रहे, इंडिया के बाहर इन्वेस्ट क्या करोगे? पहले इंडिया में जो ऑर्डर्स पकड़ रखे हैं उसकी तो पेमेंट करो, उसका तो पूरा ऑर्डर डिलीवर करो। यस और नो? क्लियर है सबको? जवाब दो। आगे देखिए ध्यान से। पहली बात तो ये कि एक पॉइंट आ गया स्टेटस होल्डर वाला, दूसरा आ गया प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाला, जिसमें कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? पिछले 3 साल के एवरेज एक्सपोर्ट्स का। डन। 3 पॉइंट्स ये आ गए, एक केवाईसी वाला, एक 3 साल एग्जिस्टेंस और एक एडवर्स नोटिस वाला, राइट? इसी में प्रोप्राइटर में। अब देखिए छठा पॉइंट, मेन पॉइंट देखिए, कहता है प्रोप्राइटर जो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? जो प्रोप्राइटर इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? कहता है सर उसकी इन्वेस्टमेंट होगी लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अगेन वही वाली बात, लास्ट 3 ईयर्स का जो एवरेज एक्सपोर्ट है उसका 10% तब होगी। भाई पिछले 3 साल का एक्सपोर्ट था 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 क्या 2 करोड़ की एवरेज, उसका 10% कितना हो गया 20 लाख, या 200% ऑफ नेट ओन्ड फंड। उस प्रोप्राइटरशिप या उस पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप का जो नेट ओन्ड फंड्स हैं, जो खुद के प्रमोटर्स के पैसे हैं, उसका 200%, व्हिचएवर इज लोअर। क्लियर है ये बात? अच्छा सुनिए, हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हम करते हैं, सुनिएगा, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो हम लोगों ने 10 करोड़ रुपया लगा रखा है, तो 10 करोड़ का 200% कितना हो गया 20 करोड़, हाँ या ना? या हमने पिछले 3 सालों में 100 करोड़ का एवरेज एक्सपोर्ट किया था, 100 करोड़ का 10% कितना हो गया 10 करोड़, तो 10 या 20, व्हिचएवर इज हाई लोअर। पॉइंट समझ आ रहा है? दोबारा सुनो, इधर हमने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 10 करोड़ हमने खुद इन्वेस्ट कर रखे हैं, हमारे नेट ओन फंड कितने हो गए 10 करोड़, उसका 200% कितना हो गया 20 करोड़। इसमें कोई डाउट? नेट ओन फंड है 10 करोड़, उसका 200% कितना हो गया डबल कितना हो गया 20 करोड़। ये क्लियर है? पिछले 3 साल का एवरेज एक्सपोर्ट हमारा आया 100 करोड़, 100 करोड़ का 10% कितना हो गया 10 करोड़, तो 10 या 20, व्हिचएवर इज लोअर। कितना है 10? यस और नो? पिछले 3 साल के एवरेज एक्सपोर्ट का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या आपकी खुद की नेट ओन फंड का डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, व्हिचएवर इज लोअर। वो लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? अच्छा, ये भी किस में आएगा? अप्रूवल रूट में आएगा, और अप्रूवल लेने के बावजूद भी इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पॉइंट समझ आ रहा है? प्रोप्राइटर ऑटोमेटिक रूट में तो है नहीं, अप्रूवल रूट में, और अप्रूवल लेने के बाद भी इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डन बच्चे? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सबको? एक बार अभी पहले 5 मिनट लगा के इसको देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज रिवीजन वाले में इस पूरे पेज को एक बार अच्छी तरह रीड कर लो। आई होप होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि आप घर से पढ़ के आएंगे, बट स्टिल इसे एक बार रिवाइज कर लो 5 मिनट। हाँ जी बच्चे, अब देखिए ध्यान से, अब आगे कहता है नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस और हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले देखिए क्या कहता है, सबसे पहले कहता है एक्विजिशन और सेल ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया। क्या अमित वोरा इंडिया का रेजिडेंट है और क्या अमित वोरा इंडिविजुअल है? तो कहता है अमित वोरा जो इंडिविजुअल है और इंडिया का रेजिडेंट है, क्या वो फॉरेन सिक्योरिटीज एक्वायर या सेल कर सकता है? क्या मैं एप्पल के शेयर्स खरीद सकता हूं या बेच सकता हूं? यस और नो? अमित वोरा जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या वो एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट के, विंडोज के शेयर्स खरीद सकता हूं या बेच सकता हूं? यस और नो? यही क्वेश्चन है। पक्का समझ आ रही है बात? देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल किसी भी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकता है, लेकिन कहता है इतनी ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। इसके बाहर अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? अगर मैं शेयर्स एक्वायर कर रहा हूं इनमें से किसी मोड से, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके अलावा किसी और मोड से है तो वो किस में आ जाएगा? अप्रूवल रूट में। यस और नो? जवाब दो बेटा। क्लियर है? दीज आर परमिटेड रूट या ऑटोमेटिक रूट, इससे बाहर कोई ट्रांजेक्शन आएगी तो इट विल कम अंडर अप्रूवल रूट। सुनिए ध्यान से, एक एक करके बात करते हैं। पहले ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आरएफसी अकाउंट, ये बात समझ आती है कि बाहर से पैसा कमाया और बाहर से पैसा कमा के आरएफसी अकाउंट में रखा और उसी से शेयर्स खरीद लिए, तब तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? गवर्नमेंट को दिक्कत कब होती है? जब इंडिया का पैसा बाहर खर्च कर रहे हो, तो इंडियन इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है, लीकेज हो रही है ना,
बाहर का कमा के बाहर खर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ आई? तो अगर आरएफसी अकाउंट से ले रहे हो तो आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। दूसरी चीज, इधर आपको इनहेरिटेंस हुई फ्रॉम पीआरआई या पीआरओआई, बड़े ध्यान से सुनेगा जो मैं आपको कह रहा हूं। इधर पीआरआई या पीआरओआई से आपको इनहेरिटेंस हुई है। इधर सुनिए, जोसेफ इंडिया में आ गया, जोसेफ इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और इंडिया में रह रहा है पिछले 10 सालों से, इंडिया का सिटीजन बन चुका है वो, लेकिन उसके माँ बाप तो बाहर के ही हैं, उसके फादर साहब अभी भी अमेरिका में रहते हैं, उनके फादर साहब की डेथ हो गई, तो क्या उनके फादर के जो एप्पल में शेयर्स थे वो जोसेफ को मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ या ना? यस और नो? लेकिन उसको कैसे मिले? एज इनहेरिटेंस मिले। यस और नो? क्लियर है? या जोसेफ के फादर ने क्या करा, जोसेफ को शेयर्स अपने जीते जी गिफ्ट कर दिए, तो गिफ्ट फ्रॉम पीआरओआई। पहले बता, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? इसमें इनहेरिटेंस है और उसमें गिफ्ट है। जोसेफ इंडिया आया, 10 साल से इंडिया में है, इंडिया का सिटीजन बन गया, फादर आज तक इंडिया आए नहीं, वो पीआरओआई है, पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यस और नो? उन्होंने अपने जीते जी गिफ्ट कर दिए शेयर्स एप्पल वाले कि मेरे बेटे को दे रहा हूं, या उन्होंने गिफ्ट नहीं करे, उन्होंने उनके मरने के बाद शेयर्स जोसेफ को मिल गए। डन? क्लियर है? जवाब दो। अच्छा, आगे सुनिए, ये 4th और 5th पॉइंट पे आते हैं, सुनिएगा। ये है 4th पॉइंट और ये है 5th पॉइंट। आप फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉय हो, फॉरेन कंपनी, इधर सुनिएगा, इज इट पॉसिबल कि कोई फॉरेन कंपनी है, आप उसमें जॉब करते हो? होता है ऐसा? मेरी बात सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। एक कंपनी है जो इंडिया के बाहर है, उसका इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन उसने आपको हायर किया हुआ है क्योंकि आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हो सकता है ऐसा? वर्क फ्रॉम होम होता है, वर्क फ्रॉम कंट्री भी होता है। कंपनी है अमेरिका की, इंडिया में आप उसके लिए काम करते हो, सब काम ऑनलाइन करके आप फॉरवर्ड करते हो। यस और नो? क्या उसका इंडिया में कोई ऑफिस है? नहीं है। कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है? नहीं है। सिर्फ आप एज एन एम्प्लॉय हो। यस और नो? और आपको कंपनी काम से खुश होकर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे देती है, तो ये भी ले सकते हो आप। हाँ या ना? या इंडिया में ब्रांच है उस कंपनी की, या इंडिया में उनका लाइसेंस ऑफिस है, बोलते हैं ना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बाहर की फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। हाँ या ना? और मैं उसमें एम्प्लॉय हूं, बात तो एक ही है। इधर सुनिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इंडियन कंपनी में एम्प्लॉय हूं, चाहे उसका इंडिया में ऑफिस हो या ना हो, और अगर वो मुझे स्टॉक ऑप्शन दे रही है तो मैं वो भी ले सकता हूं। बट शर्त क्या है? इधर सुनिएगा, इस केस में शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो सारी की सारी जो अमाउंट है वो एलआरएस की लिमिट में होना चाहिए। और एलआरएस की लिमिट क्या होती है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की लिमिट क्या होती है? $2.5 लाख पर एनम। याद है आपको? यस और नो? याद है ना? एलआरएस में हम रिवाइज भी करेंगे और एलआरएस में हमें पता भी है कितनी लिमिट होती है। तो अगर $2.5 लाख से ज्यादा के लिए कर रहे हो तो अप्रूवल रूट में आ जाएगा। समझ रहे? इसका मतलब एप्पल कंपनी की इंडिया में ऑफिस है और आप एप्पल के इंडिया में हेड हो, तो एप्पल आपको स्टॉक ऑप्शन दे रही है। यस और नो? या आप एप्पल का कोई ऑफिस नहीं है इंडिया में, आप एप्पल के लिए इंडिया से सॉफ्टवेयर बना के देते हो, इधर वे आप एम्प्लॉय हो, चाहे विद ऑफिस इन इंडिया या विदाउट ऑफिस इन इंडिया, दोनों ही केसेस में कहता है आपको ईएसओएस मिल रहा है, तो वो विद इन द लिमिट ऑफ एलआरएस है। अगर वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब $2.5 लाख पर एनम तक है, तो आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? जवाब दो। अच्छा, एक चीज सुनिए बेटा, इधर आप एप्पल के शेयर होल्डर हो, क्लियर है, और एप्पल ने कोई बोनस दिया या राइट इश्यू दिया, ठीक है, बोनस इश्यू दिया या राइट इश्यू दिया, तो क्या उसके लिए आपको फ्री में शेयर मिलेंगे बोनस इश्यू में, या राइट इश्यू में सस्ते में मिलेंगे? यस और नो? तो कहता है तब भी आपको आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी ओरिजिनल शेयर होल्डिंग एज पर आरबीआई रेगुलेशंस है। अगर ओरिजिनल शेयर होल्डिंग वायलेटिव है फिर तो बात गलत हो गई। अगर मैं एप्पल का शेयर होल्डर हूं और जेन्युइन तरीके से शेयर होल्डर हूं और फिर कहता है मेरे को एप्पल बोनस शेयर्स दे रही है या राइट इश्यू दे रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है। याद रहेगी बात? यस और नो? तो अगर हम इसको सिंपल तरीके से बात करें तो सुनिए, पहले दो हो गए कि जोसेफ को मिल रहे हैं शेयर्स, फादर के जीते जी फादर के जाने के बाद, पहले 2 पॉइंट ये हो गए। दूसरा हो गया कि इंडिया में किसी एम्प्लॉय को मिल रहे हैं शेयर्स, चाहे उसका ऑफिस बाहर की कंपनी का इंडिया में है या नहीं है। 2 पॉइंट से हो गए। लास्ट के 2 कौन से हो गए? एक हो गया आपका बोनस शेयर राइट शेयर वाला, और एक हो गया आरएफसी अकाउंट वाला। डन? क्लियर है? दोनों में आरबीआई को दिक्कत नहीं है। आरएफसी में इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से पैसा कमाया बाहर लगा रहे हैं, बोनस और राइट इश्यू में इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे, राइट? क्लियर है? चलें आगे। आगे देखिए, कहता है कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल अमित वोरा एक्वायर कर सकता है शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, राइट? इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर क्या आप शेयर एक्वायर कर सकते हो? मतलब आप बाहर की कंपनी के डायरेक्टर। क्या ये पॉसिबल है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है, एमएनसी है, कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर बनती है हम उसे फॉरेन कंपनी बोलते हैं या कंपनी लॉ में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बोलते हैं?
जो इंडिया के बाहर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फिर वो इंडिया में बिजनेस करती है तो वो क्या बन जाती है? फॉरेन कंपनी। पता है इतना? हाँ या ना? इधर सुनिए, जापान की कंपनी दुबई में काम करती है, हमें क्या लेना देना, लेकिन जापान की कंपनी इंडिया में काम करती है तो वो क्या हो जाएगी? फॉरेन कंपनी। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और फॉरेन कंपनी में फर्क क्या होता है? जो इंडिया के बाहर बनी और वहीं बिजनेस कर रही है वो क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया के बाहर बनी बिजनेस इंडिया में कर रही है वो क्या है? फॉरेन कंपनी। क्लियर है ये बात? याद रहेगा। और ऐसी फॉरेन कंपनी में आप डायरेक्टर हो और आपको शेयर्स मिल रहे हैं, कहता है आप बताओ क्या आप शेयर्स ले सकते हो? सुनिए, कहता है जी आरबीआई की जनरल परमिशन ग्रांटेड होती है अगर आप क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए कर रहे हो तो। मतलब आप अगर क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी कहती है, सुनिएगा ध्यान से, बाहर की एक कंपनी है जिसके आप इंडिया में डायरेक्टर हो, कंपनी कहती है डायरेक्टर बनने के लिए आपको हमारी कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टर होगे और आपके खुद के शेयर्स होंगे, आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको दर्द होगा, आप ढंग से काम करोगे। यस और नो? आप नेग्लिजेंटली काम नहीं करोगे। क्या लॉजिक ठीक है कि डायरेक्टर का खुद का पैसा कंपनी में लिखा होगा, लगा होगा तो वो नेग्लिजेंट डिसीजन नहीं लेगा, राइट? तो ऐसे शेयर इधर, अगर आपने हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो कम से कम इतने के शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। ऐसे शेयर्स को बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्या बोलते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स नीड्स टू बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। याद रहेगा, कम से कम इतने के शेयर्स लोगे तो ही डायरेक्टर बनोगे, वरना नहीं बनोगे। ऐसे शेयर्स को क्या बोलते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर्स। डन? याद रहेगा। और कह रहा है वो लिमिट के अंदर होने चाहिए। इसका मतलब सुनिए क्या हुआ, इधर बाहर की कंपनी हमें कहती है कि आप हमारे डायरेक्टर बन जाओ। डायरेक्टर बनने के लिए आपको हमारे $3 लाख के शेयर खरीदने हैं। लिमिट से ज्यादा हो गए तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, और विद इन द लिमिट है तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। यस और नो? एम आई क्लियर? याद रहेगा, डायरेक्टर बनने के लिए अगर हमें शेयर्स लेने हैं तो विद इन द लिमिट है, एलआरएस है तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। जनरली हम मानते हैं परमिटेड है, और अगर $2.5 लाख से ज्यादा है तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर्स विच वन नीड टू परचेज इन ऑर्डर टू बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन सच कंपनी। याद रहेगा? क्लियर है? एक कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए जितने के शेयर्स आपको खरीदने पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर्स। डन बच्चे? आगे कह रहा है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड। यार ये वाला क्वेश्चन तो म्यूचुअल फंड्स में भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर एक साल में $7 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो लिमिट पहले $5 बिलियन हुआ करती थी, अब वो बढ़ के $7 बिलियन हो गई है। कितनों को याद आ रहा है? पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड्स मिलके इंडिया के बाहर $7 बिलियन से ज्यादा एक साल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? मैक्सिमम लिमिट सबकी मिला के कितनी है? $7 बिलियन। अच्छा, इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। कहता है सर वो किस फॉर्म में करेगा, कहां लगाएगा पैसा? या तो बाहर की इक्विटी में लगाएगा, एप्पल के शेयर्स खरीदेगा, या बाहर की डेट मार्केट में लगाएगा, एप्पल के डिबेंचर्स खरीदेगा। यस और नो? मतलब फॉरेन इक्विटी में या फॉरेन डेट में, राइट? कहता है कैसे लगाओगे? कहता है ये आईपीओ के थ्रू, या एफपीओ के थ्रू, या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। 3 ऑप्शन है ना। इंडिया का प्लेयर इंडिया के बाहर पैसा लगा रहा है या इक्विटी में या डेट में, और जहां पर भी लगा रहा है इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर पैसा लगा रहा है। इंडिया का म्यूचुअल फंड या तो रिलायंस या तो एप्पल के शेयर्स खरीद रहा है या एप्पल के बॉन्ड्स खरीद रहा है। जो शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद रहा है या तो वो पब्लिक इश्यू में खरीद रहा है या वो सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहा है। यस और नो? और आगे कह रहा है कि वो मनी मार्केट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। इन दोनों में कोई डाउट? आप एक चीज बताओ ना, क्या इंडिया का म्यूचुअल फंड अमेरिका की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स नहीं खरीद सकता? क्या इंडिया का म्यूचुअल फंड अमेरिका की मनी मार्केट, अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स नहीं खरीद सकता? जैसे इंडिया में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, इंडिया के बाहर भी तो होते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, न्यूजीलैंड की कंपनी अमेरिका से पैसे ले रही है, क्या इश्यू करेगी? न्यूजीलैंड की कंपनी अमेरिका से पैसे ले रही है, क्या इश्यू करेगी? एडीआर। न्यूजीलैंड की कंपनी अमेरिका जाके पैसा ले रही है, क्या इश्यू करेगी? एडीआर। और क्या उस एडीआर में इंडियन म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर सकता है? यस, कर सकता है। यस और नो? पॉइंट समझ आया इसका? ये वाला पॉइंट, कंपनी कहां की है? न्यूजीलैंड की। पैसा कहां से ले रही है? अमेरिका से। तो अमेरिका में क्या इश्यू कर रही है? एडीआर। वो एडीआर खरीद के कौन पैसा दे रहा है? इंडिया वाला म्यूचुअल फंड। क्लियर है ये बात? याद रहेगा। अच्छा मेरी बात सुनिएगा इधर ध्यान से, ऑल ऑफ यू बेटा। इधर रिलायंस जा रही है इंडिया के बाहर, रिलायंस कंपनी अमेरिका में एडीआर इशू कर रही है, और इंडिया का म्यूचुअल फंड भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी भी इंडिया की है, ईश्वर कंपनी, और म्यूचुअल फंड भी इंडिया का है। अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है तो इंडिया में एक शेयर खरीदो ना। यस और नो? इंडिया की कोई कंपनी इंडिया के बाहर जाके एडीआर इशू कर रही है तो इंडिया का म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। याद रहेगी ये बात। इंडिया का म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनी के एडीआर जीडीआर में इन्वेस्ट कर रहा है जो अदर देन
इंडियन कंपनी है। क्लियर है? एक कंपनी न्यूजीलैंड से गई अमेरिका, एक साउथ अफ्रीका से गई, एक इंडिया से गई, तो इंडिया वाला म्यूचुअल फंड साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाली कंपनी के एडीआर जीडीआर में इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया वाली में नहीं कर सकता। एम आई क्लियर? लॉजिक क्लियर है ना कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी ही आपकी देश की कंपनी है वहां पे शेयर्स खरीदो, एडीआर जीडीआर में क्यों आ रहे हो? यस और नो? डन? अच्छा एक चीज और देखिएगा बेटा इधर प्लीज ऑल ऑफ यू, इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, क्या इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है? कर सकता है। आपको पता ना म्यूचुअल फंड आपके पैसा शेयर्स में लगाता है, सिक्योरिटीज में लगाता है, डिवेंचर बॉन्ड्स में लगाता है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंड ऑफ फंड्स। याद आ रहा है? ऐसा म्यूचुअल फंड जो दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं? फंड ऑफ फंड्स। तो ये कह रहा है यूनिट्स और सिक्योरिटीज इशूड बाय ओवरसीज म्यूचुअल फंड, मतलब इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है। हाँ या ना? जवाब दो। और इसके बाद कह रहा है सर शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। यार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ऑल ऑफ यू। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट का क्या मतलब है सुनिए। इंडिया के म्यूचुअल फंड ने बाहर पैसा लगाया और फिर पैसा लगाया और उन शेयर्स को बेच दिया, पैसा आ गया कैश में। अभी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है हाथ में, तो क्या वो पैसा डुबा दे या कहीं थोड़े टाइम के लिए पार्क कर दे? पार्क कर दे। तो वो पार्क कहां कर सकता है? शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। हाँ या ना? बैंक में 2-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए रख सकता है। यस और नो? शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए। पॉइंट समझ आ गया? इंडियन म्यूचुअल फंड ने एप्पल के शेयर्स खरीदे, कल को मुनाफे पे हायर प्राइस हुआ, बेच दिया, कैश आ गया, उस कैश को अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, लग रहा है कि अभी ये सही टाइम नहीं है, वेट करना चाह रहा है, तब तक के लिए वो टेम्परेरी पैसा बैंक में डाल देता है। यस और नो? जवाब दो। ये जो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट है और ये जो यूनिट्स इश्यूड बाय ओवरसीज म्यूचुअल फंड है, ये पॉइंट्स पहले नहीं होते थे, ये अमेंडमेंट आई थी और उसके बाद ये 2 एवेन्यूज को ओपन किया गया था। याद रहेगी ये बात? प्राइमरीली वो ऊपर वाले 6 एवेन्यूज होते थे। याद हो गया? इक्विटी, डेट, आईपीओ, एफपीओ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और मनी मार्केट और एडीआर जीडीआर और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और बाहर के म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में। डन? क्लियर है? आगे कह रहा है सर ये बताइए व्हाट आर दी ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन पार्टी विच हैज मेड ओडीआई। इंडियन पार्टी ने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ली, अब उसकी ऑब्लिगेशंस क्या है? सुनिए, क्या मैं इसको पोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशंस बोल सकता हूं? जवाब दो। हाँ या ना? या क्या मैं इसको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बोल सकता हूं कि आपने इन्वेस्ट कर लिया, अब आपको रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ेंगी? यस और नो? जवाब दो। तो ये क्वेश्चन ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन पार्टी के नाम से भी आ सकता है या पोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशंस और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के नाम से भी आ सकता है। डन? क्लियर है बच्चे? देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए, कहते हैं सर जब आपने इन्वेस्ट किया तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा, या शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुए होंगे। जब भी क्रेडिट हुए या शेयर सर्टिफिकेट मिला, शेयर सर्टिफिकेट या क्रेडिट इनटू डीमैट अकाउंट, कहता है वहां से 6 महीने के अंदर अंदर AD1 को बताओ, 6 महीने के अंदर अंदर ऑथराइज डीलर 1 को बताना पड़ेगा कि देख भाई ये सर्टिफिकेट मिला हमको, या देखो जी हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो गए हैं। यस और नो? जवाब दो। इंडियन प्लेयर ने इंडिया के बाहर जब इन्वेस्टमेंट करी तो वो इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जब आया, चाहे वो सर्टिफिकेट की फॉर्म में आया, चाहे वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुआ, आपको 6 महीने में बताना पड़ेगा। डन? क्लियर है? फिर कहता है रिपाट्रिएट करो ऑल रिसीवेबल्स को, ऑल रिसीवेबल्स को रिपाट्रिएट करो। इसका मतलब क्या है? उससे जो भी रिसीवेबल्स आ रहे हैं वो आपको इंडिया में रिपाट्रिएट करने पड़ेंगे। रिपाट्रिएट का मतलब क्या होता है? उस पैसे को इंडिया में लाओ और इंडिया में लाने के बाद रुपीज में कन्वर्ट करो। यस और नो? हाँ या ना? टू ब्रिंग फॉरेन करेंसी इनटू इंडिया एंड गेट इट बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज इज नोन एज रिपाट्रिएशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सुनिए। इधर बच्चे, इधर सुन लो। हमने इंडियन प्लेयर ने इंडिया के बाहर एप्पल के शेयर्स खरीदे, हो सकता है इंडियन म्यूचुअल फंड ने इंडिया के बाहर एप्पल के शेयर्स खरीदे, इसमें कोई डाउट? फिर वो शेयर्स मुनाफे पे बेच दिए, इसमें कोई डाउट? अब वो पैसा पड़ा हुआ है, या तो उसको बाहर इन्वेस्ट करे, और अगर नहीं करता 90 दिनों तक तो कहता फिर इंडिया में आके उसे रिपाट्रिएट करना पड़ेगा। यस और नो? देखो मैंने यहां एग्जांपल दिया, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट करी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? शेयर्स खरीदे या बेचे? इंडियन प्लेयर के एप्पल में शेयर्स थे, उसको खरीदे तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, या बेचे तो? बेच दिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। बेचने के बाद पैसा आ गया, उस पैसे को 90 डेज में रिपाट्रिएट करना पड़ेगा, मतलब 90 डेज में इंडिया में लाके रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों किया जाता है ये? ताकि फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंडिया में ज्यादा हो, और ज्यादा होगी तो रुपये की वैल्यू जो डाउन हो रही है वो ठीक हो जाएगी। यस और नो?
हाँ या ना? क्लियर है सबको? आगे देखिए, कहता है एनुअल रिपोर्ट जाती है आरबीआई को अप टू 30 जून हर फाइनेंशियल, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, सुनिए। विद इन 3 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप AD1 को, और AD1 आपके बिहाफ पे आगे आरबीआई को रिपोर्ट देता है। समझ आ रही है बात? जिस भी इंडियन प्लेयर ने इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करी हुई है उस इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर साल खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर। क्लियर है ये बात? एक बार एक बच्चा मुझे कहता है सर ये एडवांस में जाती है। एडवांस में नहीं, ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जाती है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए। मतलब कोई 10 जून को भेज रहा है तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है? 10 जून 2019 को जा रही है तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है? 18-19 की। हाँ या ना भाई? एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो ईयर खत्म होने के बाद बनेगी ना, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ या ना? क्लियर है? और लास्ट में कह रहा है सुनिए, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपकी शेयर होल्डिंग चेंज हुई है, ड्यूरिंग, मान लो एप्पल में हमारे 10% शेयर थे। क्लियर है? इधर सुनिए, एप्पल ने 1 लाख शेयर इशू करे थे जिसमें से हमारे पास 10,000 थे, तो मतलब 10% थे। एप्पल ने बायबैक किया, हमने उस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने एप्पल को शेयर नहीं दिए। अब टोटल रह गए 70,000 शेयर जिसमें से हमारे 10,000 है, या 80,000 शेयर जिसमें से हमारे 10,000 है। पहले हमारे 1 लाख में से 10,000 थे, अब हमारे 10 ही है, टोटल रह गए एप्पल के 80 क्योंकि एप्पल ने बायबैक कर लिया। तो क्या हमारी परसेंटेज वाइज शेयर होल्डिंग बढ़ गई? हाँ या ना? तो कहता है आपको आरबीआई को बताना पड़ेगा। क्लियर है? यस और नो? समझ आ रही है कहानी? इंटीमेट करो चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न टू आरबीआई। डन बच्चे? इन शॉर्ट, जब शेयर्स आए या जब इन्वेस्टमेंट का कोई सर्टिफिकेट वगैरह आया वहां से 6 महीने में बताओ। क्लियर है ये बात? और जरूरी नहीं है कि शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी के कागजात हो। हाँ या ना? लोन दिया हो, लोन का अग्रीमेंट हो, तो जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है वो आपको AD1 को देना पड़ेगा विद इन 6 months। जो उससे रिसीविंग आएगी उसको रिपाट्रिएट कराओ, रिपाट्रिएट करना पड़ेगा विद इन 90 days। और आगे कह रहा है आपको जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज होगा शेयर्स के तो बताना पड़ेगा। और एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाएगी विद इन 3 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोगों का ODI का चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो